हाँ जी देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका। हाँ अपने आज करने वाले हैं हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस। किसके क्वेश्चंस? पॉलिटी के। अब ये पॉलिटी के क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी से इंस्पायर्ड है। अब मैं क्यों करवा रहा हूँ ये क्वेश्चंस? क्योंकि हमारे दो पेपर हो चुके हैं भैया, आरएएस के, और अभी ईओआरओ का भी आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार के पेपर अभी आरपीएससी करा रही है भैया, वेरी हार्ड वेरी हार्ड। तो हमें ये देखना पड़ रहा है कि आरपीएससी अब एक अप्रोच ले रही है। उस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? एनालिटिकल अप्रोच। तो भैया एनालिटिकल अप्रोच अपने को भी अपनानी पड़ेगी, वरना अपने फिल्टर खुल जाएंगे पेपर देख के। तो भैया चलो एनालिटिकल अप्रोच से ही कुछ टाइप क्वेश्चंस पेपर हैं यूपीएससी वाले पेपर, अगर इनको आप सही कर लेते हो, नहीं तो मैं तो करवा ही दूंगा। फिर अपने को पता चल जाएगा दोनों को भी अपनी एनालिटिकल अप्रोच कितनी है, कि अपन कहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ खड़े हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, ताकि आने वाला जो पेपर है उसमें सिर्फ पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट में अपने फैक्ट्स रट के नहीं जाए, और पेपर में जहां पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा सही होना चाहिए वहां से गलत ना कर दें। करे शुरू, है ना? चले तो पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर किसकी बात करिए? स्पीकर। किसका स्पीकर? लोकसभा का। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे राज्यसभा में क्या होता है? चेयरमैन। ठीक है, जो कि क्या होते हैं हमारे? वाइस प्रेसिडेंट, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं हमारे। अब इन्होंने बोला है स्पीकर कंटिन्यूज इन द ऑफिस इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल द न्यू स्पीकर हैज बीन इलेक्टेड। क्या ये कथन सही है कि गलत है? बताओ। कि जो हमारे स्पीकर साहब होते हैं वो अपना ऑफिस के खत्म होने के बाद भी लोकसभा के अंदर बैठे रहते हैं जब तक नए स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाते। भाई साहब मेरे को तो ये कथन एकदम सत्य लग रहा है, तुम बताओ। 2-3-4 सेकंड का टाइम ले लो भाई। सत्य है, मैं तो सत्य मान के चलता हूँ, तो इसको सही कर देते हैं अपने। आगे चले, चलो। द स्पीकर डिसीजन ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर अंडर द 10th शेड्यूल इज फाइनल। क्या जो हमारे स्पीकर का डिसीजन होता है 10th शेड्यूल के अंदर, वो फाइनल होता है कि भी वो व्यक्ति जो हमारे हैं उन्होंने जो कह दिया वो सत्य है, वो जो नहीं कहा वो गलत। ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, लेकिन बाद में क्या हो गया? बाद में एक केस होता है, उस केस के बाद अब आप कोर्ट में जा सकते हो। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। अब यहां पर ऐसी कोई चीज है कि जो दोनों एक ही चीज को सही बता रही है? वन को? यस बिल्कुल। तो अंश को खोल दूंगा इसका पिटारा मैं। श्योर हो क्या? लो भाई, तो अल्लाह, ये तो सही हो गया। तो आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, वो लोकसभा के स्पीकर जो हमारे अपॉइंट होते हैं वो लोकसभा मेंबर्स में से होते हैं। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है, जैसे कि इनके पास पावर होती है फॉरेन डेलीगेशन लेके जाने की। कल को बाहर कोई डेलीगेशन जा रहा है ना पार्लियामेंट का, तो उसकी अध्यक्षता हमारे स्पीकर साहब ही करते हैं। और क्या पावर होती है? और साहब इनके पास पावर होती है, एक हमारा मनी बिल होता है ना, मनी बिल। उस मनी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा के स्पीकर के पास होती है। और क्या शक्ति होती है? और ये शक्ति होती है, कल को ज्वाइंट सिटिंग हो रही होती है ना हमारी लोकसभा की, और ज्वाइंट सिटिंग के हेड भी कौन होते हैं? हमारे स्पीकर होते हैं। ठीक है, पहले इनके पास एंटी डिफेक्शन लॉ में पूर्णता शक्ति थी कि यही जो डिसाइड कर देंगे फाइनल थे, लेकिन बाद में केस आता कि हो तो होमो केस। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि आप इनके फैसले के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया और ऊपर वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। तो वन ओनली के हिसाब से ए सही आंसर है। आगे चले, चलो भाई। अब इसमें क्या पूछा है देखो, इनमें पूछा है कि कौन से ऐसे पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर के। अब बेसिक स्ट्रक्चर जहां पर आ जाए तो वहां पर टेंशन बढ़ जाती है भैया। अब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब आपको पता होगा, हिंदी वालों को लिख देता हूं मैं, मूल ढांचा। और एक तो कोई मेरे जज मत करना भाई, इसको अच्छा नहीं रहेगा जज कर ली तो मूल ढांचा लिख दिया। अब ये मूल ढांचा हमारे संविधान का ऐसा कौन सा है जो सुप्रीम कोर्ट ने मान रखा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सेपरेशन ऑफ पावर को मूल ढांचा मान रखा है क्या? या फिर सुप्रीम कोर्ट ने फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को मूल ढांचा मान रखा है क्या? या फिर जुडिशियल रिव्यू को, रूल ऑफ लॉ को, किसको मान रखा है क्या? बताओ मेरे को, सोचो भाई, थिंक करो, थिंक करोगे आंसर आएगा। सोचने की कोशिश करना है ना। मुझे बात बताओ, कभी भी तुम्हें लगता है कि चलो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, ये कहाँ दिया हुआ है? हमारे आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू को तो इन्होंने बेसिक मूल ढांचा मान लिया। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने बोला 24 अप्रैल 1973 के बाद एक केस आया हमारा, कौन सा? केबीसी केस। अब केबीसी केस में बेंच कौन सी बैठी थी? केजी बालाकृष्णन। यहां तक थोड़ी कोई दिक्कत होगी आपको बुद्धिजीवियों। तो केजी बालाकृष्णन बेंच जो बैठी थी, इस केस में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, जिस कंसेप्ट को अपने कहते हैं मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले उसके अंदर जेआर को ही डाला, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक जुडिशरी की वो शक्ति है भाई, न्यायिक समीक्षा करना, कि मान लो ऐसा कोई कानून बन गया जो कि जनता के खिलाफ है, जनता को जो मौलिक अधिकार दे रखे उनके खिलाफ है, तो उस कानून को ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाया सके। ठीक है, उस कानून को हाथों हाथ खोल दिया जाए, तोड़ दिया जाए, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते यार हमारी जनता परेशान हो। तो भाई साहब जुडिशियल रिव्यू तो है। अगर जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है, अगर जुडिशियल रिव्यू है तो भैया ये तो हो गया गलत, क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन नहीं है। ये तो मानते हो आप। अब आपने को एक बात इसके अंदर ये देखनी है कि ये रूल ऑफ लॉ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है।
इसको भी मान रखा है। रूल ऑफ लॉ क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है कानून का राज है, कानून का राज है। ठीक है, जब कानून का राज है तो किसी व्यक्ति का राज हो सकता है क्या यहाँ पे? नहीं साहब। किसी जमीन का? नहीं साहब। तो जो कानून कहेगा वो सत्य है, तो कानून भी हमारा किसके अंदर आ गया? रूल ऑफ, इसके अंदर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। अब अपने को ये देखना है कि 1 और 4 दोनों किस में है, तो भाई साहब इसको भी बाहर निकालो। तो बच गए कौन से? एक तो हमारा बी बच गया और एक हमारा ये बच गया, डी बच गया। ये दोनों आपने देख ली। अब इसके अंदर ये देखना है हमें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हमारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं? आप बताओ, क्या हमारे यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं? आप बताओ, क्या आपको नहीं लगता हमारे यहाँ पर अच्छा खासा एक इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और इस इलेक्शन के अंदर कल को कोई धांधली हो जाती है, धांधली हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर संज्ञान ले लेते हैं, कहते हैं नहीं भाई तुमने बेसिक स्ट्रक्चर्स का, फंडामेंटल्स का जो इंसान को दे रखे उसका उल्लंघन किया है, तो तुम्हें इसके जवाब दे तो करनी पड़ेगी। तो वैसा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कह सकता है, क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी की नींव क्या है? जो मैं बातें लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, कह रहा हूँ उनको थोड़ा सोच लेना और सोच के थोड़ा दिमाग में रखना है, इसको ऐसे नहीं कि कॉपी भर रहा है यहाँ पे। हमारे डेमोक्रेसी की नींव क्या है? इलेक्शंस। तो जब हमारे डेमोक्रेसी की नींव इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस भी हमारे किसके अंदर आते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी डी चारों सॉरी। तो खोल दो इसका पिटारा। लो भाई, तुम कहते हो तो खोल देते हैं। क्या हम सही हैं? बिल्कुल हम सही हैं। क्या हम गलत हो सकते हैं? हम कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या है? पॉलिटी। चलें आगे? चलो चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आया ना भाई क्वेश्चन जोरदार, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मैच नहीं है? भैया हम बिल्कुल जानते हैं, आर्टिकल 32 के अंदर ही हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई है, जिस आर्टिकल 32 के अंदर 5 प्रकार की रेट होती है, जिसकी पहली रेट होती है हेबियस कॉर्पस, ठीक है। हेबियस कॉर्पस के बाद दूसरी होती है मैंडमस, ठीक है, सर्चुरी, कोवरंटो, ठीक है। तो ये हमारी 5 तरह की रेट्स होती है। ये हमारे आर्टिकल 32 के अंदर ही बिल्कुल दी हुई है। क्या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हमारे उसके अंदर दिया हुआ है आर्टिकल 148 के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल साहब। 148 से लेके 151 तक हमारे कैग ही दिया हुआ है। क्या 110 के अंदर मनी बिल है? बिल्कुल साहब। डेफिनेशन और प्रोसीजर अगर मैं बात करूं तो दोनों 109 और 110 के साथ मिलकर आ जाते हैं। क्या 368 में इमरजेंसी है क्या? नहीं साहब, 368 में तो अमेंडमेंट है। तो फिर तो ये गलत हो गया ना? बिल्कुल साहब गलत हो गया। तो इमरजेंसी बता दो साहब किसमें है? इमरजेंसी आएगी 352, 356 और 360। लो जी, आपका कर दी प्रॉब्लम सॉल्व। तो आंसर कौन सा होना चाहिए इसके अंदर? डी होना चाहिए। खोल देगा पिटारा? श्योर हो? लो भाई खोल देते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। हम सब के सही जवाब, हम सब जीतते हैं पैसे। चलो आगे चलते हैं। ओहो, 4th क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या है। चलो भाई, इसमें यह है विद द रेफरेंस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल के रेफरेंस पे अपने को सवाल जवाब देने हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई क्या? सोच के बताओ, 2-3 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिल्कुल भाई साहब, आप संविधान का अनुच्छेद 263 खोलोगे तो आपको इंटर स्टेट काउंसिल दिख जाएगी, ठीक है। क्या ये एक रिकमेंडरी बॉडी है या फिर जो ये फैसले लेती है, जो खुद ही इंप्लीमेंट कर सकती है? बिल्कुल भाई साहब, ये रिकमेंडरी बॉडी है, रिकमेंडेशंस दे सकती है। रिकमेंडेशन देने के बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है कि अपने फैसले खुद ले ले। जब इन्होंने दोनों बातें सही लिखी हैं, ये भी सही लिखी है, ये भी सही लिखी है, तो आंसर ऐसा ढूंढना पड़ेगा ना जिसमें दोनों सही हो। वो आंसर एक ही है, चक पराठे। तो खोल दे इसका जादू का पिटारा। लो भाई खोल दिया। यहां तक भी मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली, इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में? तो इट इज इन द आर्टिकल 263। दूसरी आपको क्या बात याद रखनी है इसके अंदर कि भी ये जो है एक रिकमेंडरी बॉडी है, यानी कि सिर्फ ही रिकमेंड कर सकती है, ये फैसला नहीं सुना सकती। रिकमेंड कर देगी तो ठीक है। ये जो PYQs है मेरे खुद के बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाए हैं। जितना मैं एनालिटिकल इसको कर सकता तो उतना करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। आगे चले, चलो भाई। अब इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक नहीं है? मुझे बताओ। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि संवैधानिक बॉडी का मतलब क्या होता है? क्या ऐसी बॉडी जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो? क्या ऐसी बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हो, या फिर ऐसी बॉडी जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती हो, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती हो, ठीक है। तो आपके सामने 2 ऑप्शन है, आप मेरे को जरूर बताना कि भी
कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है? ऑप्शन नंबर 1 सही है या ऑप्शन नंबर 2? कमेंट करके बताना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो या फिर जिसको संविधान से शक्तियां मिलती हो। तो भैया क्या फाइनेंस कमीशन हमारे संविधान में उल्लेख किया हुआ है किसका? बिल्कुल भाई साहब, संविधान में उल्लेख है फाइनेंस कमीशन का। क्या इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या यूपीएससी का उल्लेख है? बिल्कुल है भाई साहब। क्या नीति आयोग का उल्लेख है? नहीं है साहब। ठीक है, नीति आयोग स्टैट्यूट से बनी थी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी है। ठीक है, अगर आपको इन सब के आर्टिकल्स याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो पता होगा कि नीति आयोग का उल्लेख हुआ था, प्लानिंग कमीशन के बाद हुआ था, उसमें कोई संवैधानिक संशोधन नहीं किया था, स्टैट्यूट से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और बॉडी बना दी। तो इस सबसे इसका आंसर क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की बॉडी नहीं है? नीति आयोग नहीं है साहब। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ फटफट? बी होना चाहिए क्या? खोल दूं क्या? लो जी भाई साहब, खोल दिया। आगे चल सकते हैं? चलो भाई आगे चलते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये मेरा भगवान जाने कब से फेवरेट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इसके अंदर टर्म दिया हुआ है, देखो कैबिनेट। कौन सा टर्म दिया हुआ है? कैबिनेट। इन्होंने पूछा है किसी अनुच्छेद में तो है, ये किसी अनुच्छेद में तो है हमारा टर्म कैबिनेट। भारतीय संविधान का कोई अनुच्छेद उसमें टर्म कैबिनेट दिया हुआ है, लेकिन वो अनुच्छेद कौन सा है उसमें वो बताओ। क्या टर्म कैबिनेट 74 में दिया हुआ है, 75 में दिया हुआ है, 77 में दिया हुआ है, 352 में दिया हुआ है? सोचो, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल जो इधर दिए गए हैं ना, ये वाले 74, 75 और 77, ये तीनों के तीनों जो आर्टिकल्स हैं ये हमारे लेजिस्लेचर की स्टार्टिंग करते हैं, जिसके अंदर सब बातें जानते हैं, हमारे मंत्रियों के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, इन सब की बातें करते हैं। उन सब में हर चीज़ का मेंशन है, उसमें पार्लियामेंट का मेंशन है, लीडर ऑफ द हाउस का मेंशन है, ठीक है, हमारे पीएम का मेंशन है, इनका अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के साथ साथ हमारे मिनिस्टर्स की बातें भी वहाँ पर की गई हैं, सबकी बातें वहाँ पर हैं। ठीक है, हमारे जो एमपीज़ हैं उनकी बातें भी इस जगह पे आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। एक बात नहीं मिलेगी आपको 352 में। 352 ही वो आर्टिकल है जिसमें कैबिनेट वर्ड का उल्लेख किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब आप इसको करते हो, इमरजेंसी वाली बात पे जाते हो, तो आपको कैबिनेट से अप्रूव कराना पड़ेगा। सब इसको देखो, कैबिनेट से अप्रूव करा लोगे तो आपकी इमरजेंसी चल जाएगी, नहीं अप्रूव करा पाओगे तो नहीं चलेगी। तो क्या अब इसके अंदर मैं इसको सी को सही मान लूँ या मैं गलती कर रहा हूँ? सही मान लो, सही मान ले, चलते आगे। ठीक है, फिर पिटारा खोल देते इसका। लो जी, अपन तो सही चल रहे हैं एकदम। 352 में कैबिनेट वर्ड के बारे में बोला हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे पेपर्स में मैं इसको देख चुका, नॉट इवन ऑफ द आरपीएससी बट ऑफ द यूपीएससी एंड ऑफ द अदर सिविल सर्विसेज, अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस आल्सो। ठीक है, प्लस इन जुडिशरी आल्सो, प्लस इन जुडिशरी आल्सो। तो इसको प्लीज आप ध्यान रखना, मेरी आपसे हम्बल गुजारिश है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। तो आर्टिकल नंबर 352 जिसके अंदर कैबिनेट वर्ड का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, चलो भाई। वाह, ये तो देखो यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, ये पता नहीं मैंने कैसे डाल दिया, पर इसलिए डाला ताकि आप इस चीज को इग्नोर नहीं करो। आप क्या करते हो, पार्ट जो होते हैं हमारे पार्ट्स प्लस हमारे जो शेड्यूल्स होते हैं, पार्ट्स प्लस जो हमारे क्या होते हैं शेड्यूल्स होते हैं, इन दोनों को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, जो कि बहुत गलत बात है। ना तो आपको पार्ट छोड़ना है, ना आपको शेड्यूल छोड़ना है। शेड्यूल आपको 1 to 12 सारे लाइन से पता होना चाहिए, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। पार्ट आपको सारे लाइन से पता होना चाहिए विद आर्टिकल नंबर्स, कि कौन सा पार्ट कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, और आर्टिकल टू आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। और मानो मेरी बात, कोई जरा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इसको याद कर लोगे। पर फोकट का नंबर क्यों छोड़ रहे हो, मेरे को तो इस बात पे समझ नहीं आ रही। अब जिसको आता है सो आता है, जिसको नहीं आता उसके तो लग जाएंगे इसके अंदर, है ना। अब ये कितना सही दिया हुआ है, देखो अपने को पता है कि पार्ट 9 पंचायत है ना, ए म्यूनसिपैलिटी है, बी में चले जाएंगे तो कोऑपरेटिव आ जाएगा, पर उसमें चलो पूछा नहीं अपने से, पर मैं बता देता हूं। ठीक है, हर 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज दिया हो, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही वाला कौन सा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इजी पीजी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो पेपर में कोई थोड़ी कर देता है, लेकिन पेपर में अपने दिमाग नहीं लगाते, ना आपने थोड़ा सा सोचते, ना आपने करने की कोशिश करते, और पेपर अपना क्या हो जाता है, ढप हो जाता है, ढप। आगे चलो, चलो भाई मेरे साथ, घुमा के लाए तुम्हें। वाह भाई वाह। अब ये भी क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाला है। अब लोग क्या करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर की चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी कमेटी पे आई थी उसको पढ़ लेते हैं कि भी ठीक है स्वर्ण सिंह कमेटी में आई थी। ठीक है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आई थी उसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ना क्या भूल जाते हैं कि कौन सी है, कौन सी है, या फिर लाइन से कौन सी है। भाई को तो लाइन से भी याद है यार, तुम्हें भी पता होना चाहिए। मैं अगर पेपर पढ़ूं मैं क्यों नहीं पूछूं आपसे लाइन से कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, चलो अपने इसके क्वेश्चन के ऊपर चलते। क्या पूछा है, दे आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को कानून के सहारे आप एनफोर्स करा सकते हो क्या? लाडो बताओ जरा,
नहीं करा सकते। एनफोर्सेबल ही होती है ना, तो थूक के देखते, गुटका वुटका 1 किलो के ऊपर मारते तो थप्पड़ और अंदर और कर देते। ठीक है, क्या ये जस्टिसेबल नेचर है? एक ही बात होगी ये तो, कि जस्टिसेबल नेचर का मतलब ही होता है कि एनफोर्स बाय लॉ करवाना। ठीक है, चलो भाई, दे वर एंडेड बाय द 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट 1976। ये मेरे को थोड़ा सही सा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल भाई साहब, ये तो इन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया था यहाँ पे। ठीक है, क्या पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या? नहीं है, क्योंकि पार्ट 4 के अंदर क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। 3 के अंदर क्या है हमारा, एफआर। ठीक है, 2 के अंदर क्या है हमारा, सिटीजनशिप। याद है कि तोते उड़ गए। फर्स्ट के अंदर क्या है हमारा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो ये आ जाती है हमारी 4A के अंदर। तो आंसर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा सही, सी वाला, कि बिल्कुल भाई साहब 42वां संविधान संशोधन 1976 के साथ इसको ऐड किया गया। खोल दूं मैं, पक्का? चको भाई परौंठे, मजे मारो तुम तो बनो एसडीएम। चले आगे, चलो भाई, अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हो क्या क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। एक तो भाई मेरे अगर कहीं मैक्सिमम मार्क्स कटे हैं ना आज तक, मैक्सिमम मार्क्स जो मेरे कट हुए हैं वो हुए हैं नोट वाले क्वेश्चंस में। क्यों? क्योंकि मैं नोट पढ़ता ही नहीं था। बाद में पेपर देख के इतना एक्साइटेड हुए थे, अटॉर्नी जनरल आ गया, ओहो सही तो अपने क्वेश्चन कल तो रहता था। आपको नोट आते उस पर 3-4 कर लेना, वहाँ मेरी तरह कोई आपको ये उसमें नहीं लिख के देगा कैपिटल्स में कि यार बच्चा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो भाई, अटॉर्नी जनरल पे जाते हैं, थोड़ी बातें बताते हैं अटॉर्नी जनरल की आपको, है ना। अटॉर्नी जनरल जो हमारे होते हैं वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये तो मानते हो आप? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कि नहीं है? बिल्कुल है। वैसे क्या करते हैं वो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं। वो सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं, और क्या करते हैं? और भाई साहब कल को पार्लियामेंट अगर बैठ रही है ना, तो पार्लियामेंट में किसी कमेटी में भी हो सकते हैं, प्लस पार्लियामेंट के सेशन में भी बैठ सकते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी प्लस सेशन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है। एक इसका पॉइंट याद रखना कि गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड को नहीं बचा सकते। किसी क्रिमिनल केस में अक्यूज्ड जो होते हैं ना, हमारे जो दोषी होते हैं, अक्यूज्ड को बचा नहीं सकते। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देखते हैं इनमें से कितनी बातें मैच बैठती, कितनी बैठती। करें, चले आगे। चलो भाई, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये कथन सही है? इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन के होने चाहिए? चलो इसको एक बार अपने ऑप्शन में रखते हैं। ही इज ए मैम, आगे चलता हूं। चलो, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या वो अपना ऑफिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से यूज करते हैं? या फिर ही हैज राइट टू ऑडियंस द ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। बिल्कुल, इतना सही हो गया ना ये। आधे पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, सरकार की तरफ से केस लड़ना, पार्लियामेंट्री कमेटी सेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी केस नहीं लड़ सकते, प्लस जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफाइड जितने, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एजीआई। हमारे एजीआई को कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे राष्ट्रपति ही अपॉइंट करते हैं। लास्ट में, ही हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। बिल्कुल, देश के सभी न्यायालयों में हिस्सा ले सकते हैं, बहस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो इनकी मर्जी हो। क्या नहीं होते ना भाई सब, ना ये ऐसे मत करो। देखो, ये ऐसे इतना पाप मत करो कि आप इसको मेंबर ऑफ द कैबिनेट बना दोगे और हम देख ही नहीं पाएंगे। तो भाई साहब आंसर इसका यही है, बी वाला पार्ट, कि भी वो मेंबर ऑफ द कैबिनेट नहीं होते। हैंस हम कह सकते हैं कि इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा हो गया? बी। तो क्या मैं खोल दूं? चलो भाई खोल देते, तुम्हारे कहने पे खोल रहा हूँ। लो भाई, तुम्हारा भी सही हो गया। चले आगे। चलो भाई, तुम कहते हो चल लेते, हम कौन होते तुम्हें रोकने वाले। हाँ, हा, ये डाला ना क्वेश्चन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, देखो भाई, दो होते हैं अपने यहाँ पर। एक तो ये होता है, ठीक है, और दूसरा ये होता है। हमसे क्या पूछा है कि ये जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड
विद कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान के साथ हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैच खाता है, या मैं यूं कह सकता हूं कि इसको कौन सी कंट्री के संविधान से हमने लिया है? यूएसए से लिया, कनाडा से लिया, यूके से लिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया से लिया? बताओ बताओ बताओ। देखो भाई साहब, मैं आपको बातें बताता हूं थोड़ी सी, पर यार मैं नहीं बता रहा, आप मेरे को थोड़ा सा इसमें रिसर्च करके बताना कि इसका मतलब क्या होता है प्लस इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको इतना बताता हूं कि देखो, ये तो आया था हमारा यूएसए से और ये आया था हमारा यूके से, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर ये यूएसए से आया है तो यहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आंसर क्या होना चाहिए? यूएसए। तो क्या ए सही क्वेश्चन है? कर दूं खोल तो उसको। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आपने वो क्वेश्चंस किए हैं जो स्ट्रिक्टली एनालिटिकल पैटर्न पे मैंने बनाए थे। ये इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा इसके अंदर था। अगर आपका ध्यान इसके अंदर नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए कोशिश करूंगा हर सब्जेक्ट के लाता रहूं। बाकी मैं इसके अंदर ईओआरओ की सीरीज में शुरू करने वाला हूं, ईओआरओ का पार्ट भी। एज एन एडवोकेट के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज कोई कोर्स मत लेना, कोई कोर्स मत लेना। मेरा क्या, किसी का ही मत लेना, मैं तो दे ही नहीं रहा। किसके लिए? पार्ट बी के लिए। इसका कारण है देखो, क्योंकि पार्ट बी एक एक्ट है, अधिनियम, और जब आप अधिनियम पढ़ते हो तो अधिनियम तो यार आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब मैं वही लाइनें थोड़ी सजा सजा के एक फोटो लगा के नीचे टेबल बना के दे दूं कि उसमें तो लाइन लाइन से यूं लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, एक लाइन यहां से शुरू कर दूं, एक यहां से शुरू कर दूं, एक यहां से शुरू कर दूं, इधर फोटो लगा दूं, इधर 4 ऑप्शन दे दूं, और ये कोर्स हो गया मेरा। और ये कोर्स के पैसे मांग लो 500 रुपए। तो मेरे भाइयों प्लीज, मुझे बहुत दुख होगा अगर तुमने ऐसा किया, मैं से हाथ जुड़वा लो, मत करना। मैं तुम्हें यही करवा दूंगा। और इस लेक्चर को रिकॉर्ड करके लेना, अगर तुम्हारा एक ही नंबर कट जाए, मैं 10-5% नहीं, एक नंबर भी कट जाएगा एक्ट में से, तुम कह देना यार ये करवाया नहीं था और ये नंबर कट गया, जो को वो कर दूं, ठीक है। तो जल्दी अपने उसको शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूं नई क्लास में नए टेस्ट के साथ, और ऐसे करेंगे अपने कंप्लीट सब कुछ।